गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्ञान व्यास द्वारा प्रायोजित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में अपने 20 या 22 विमाओं के बारे में हमने पढ़ा था, उनका आंसर निकाला था, विमाएं कैसे निकालते हैं आपको बताया था। आज हम पढ़ेंगे विमाओं के उपयोग, और विमाओं के उपयोग से पहले हम एक नियम लेते हैं। समांगता का सिद्धांत। समांगता का सिद्धांत। समांगता का सिद्धांत। तो समांगता का सिद्धांत क्या होता है? विमाओं के लिए समांगता का सिद्धांत क्या होता है? इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार किसी भौतिक संबंध के लिए किसी भौतिक संबंध के लिए दोनों ओर के सभी पदों की विमाएं समान होनी चाहिए। दोनों ओर के सभी पदों की विमाएं समान होनी चाहिए। दोनों ओर के सभी पदों की विमाएं समान होनी चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भौतिक संबंध के लिए दोनों ओर के सभी पदों की विमाएं समान होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक समीकरण दे रखी हो, जिससे y बराबर x, ठीक है, तो LHS और RHS दोनों की विमाएं क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। लेकिन अगर जिस समीकरण में मान लो यहाँ पे प्लस z ऐड कर दिया हो, तो इस तरह अगर हमारे पास समीकरण हो तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? इसको अर्ध समीकरण बनाकर हम सोल्व करेंगे। y इक्वल टू लेंगे x और y इक्वल टू लेंगे z। आई बात समझ में? और अगर यहाँ पे माइनस हो तो y इक्वल टू x माइनस z। अगर कोई जैसे y इक्वल टू x है, इसमें से z माइनस कर दिया, तो भी हम क्या करेंगे? अर्ध समीकरण बनाएंगे। y इक्वल टू x और y इक्वल टू z। आई बात समझ में? तो y इक्वल टू x और y इक्वल टू z। तो आगे देखो आप, हमने x प्लस z या x माइनस z लिया, तो कैसे लिया इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखो। जैसे हमारे पास है y इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है, तो 1 मीटर का मतलब क्या है? लंबाई। तो लंबाई में आप लंबाई जोड़ सकते हो या लंबाई घटा सकते हो। लंबाई में आप द्रव्यमान नहीं जोड़ सकते, लंबाई में आप समय नहीं जोड़ सकते। आई बात समझ में? तो ऐसे मान के चलो y इक्वल टू क्या है? x। अब आपने इसमें क्या जोड़ दिया? मान लो 2 मीटर, तो ये क्या हो गया? प्लस z। तो दोनों लंबाइयां हैं, ये भी लंबाई है और ये भी लंबाई है, तो हम क्या लेंगे? अर्ध समीकरण बनाएंगे। y इक्वल टू x और y इक्वल टू z। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x इक्वल टू z। तो यहाँ से भी हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू z, क्योंकि लंबाई की विमाएं क्या होती है? समान होती है। अगर द्रव्यमान हो तो द्रव्यमान की विमाएं क्या होती है? समान होती है। आई बात समझ में? इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर y इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास x, तो y इक्वल टू यहाँ पे क्या है? जैसे 2 kg। अब हम क्या करेंगे? माइनस z करेंगे, माइनस 1 kg हमने कर दिया। तो ये भी द्रव्यमान, ये भी द्रव्यमान, तो y इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं? x और y इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं? z। अब क्योंकि दोनों द्रव्यमान है, तो दोनों द्रव्यमान की विमाएं क्या होती है? समान। द्रव्यमान तो कम हो या ज्यादा हो, तो x इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं? z। तो यहाँ पे हम लेंगे x इक्वल टू z। तो सबसे पहली बात तो हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास सिंपल सा ऐसे दे रखा हो y इक्वल टू x, तो LHS RHS हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम समानताओं के सिद्धांत की बात करें तो भौतिक संबंध के लिए दोनों ओर के सभी पदों की विमाएं समान होनी चाहिए। तो पहले तो हमारे पास RHS में एक पद था x, तो y की विमा x के बराबर होनी चाहिए, लेकिन हमने इसमें z ऐड कर दिया, एक पद नया जोड़ दिया, तो y की विमा x के बराबर होनी चाहिए और
y की विमा z के बराबर होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे और अन्य कोई पद जोड़ दें, जैसे मान लो v, तो y की विमा x के बराबर होनी चाहिए, y की विमा z के बराबर होनी चाहिए और y की विमा b के बराबर होनी चाहिए। तो दोनों ओर के सभी पदों की विमाएं समान होनी चाहिए, यही समानता का सिद्धांत होता है। इसके बाद हम बात करते हैं विमाओं के उपयोग। तो विमाओं के उपयोग क्या होते हैं, देखो विमाओं के उपयोग में हम नंबर 1 लेंगे। नंबर 1 होगा हमारे पास सूत्र की सत्यता की जांच करना। विमीय विधि द्वारा सूत्र की सत्यता की जांच करना। सूत्र की सत्यता की जांच करना। विमीय विधि द्वारा सूत्र की सत्यता की जांच करना। अब कोई सूत्र विमीय विधि के अनुसार सत्य है या नहीं है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो लेते हैं पहला सूत्र, गति के नियम आपने पढ़े होंगे। तो पहला नियम क्या होता है, v = u + at। तो आपको पता होना चाहिए इसमें v क्या है, v होता है अंतिम वेग, u होता है प्रारंभिक वेग, a होता है एक्सेलरेशन मतलब त्वरण और t क्या होता है, समय। ठीक है, तो क्योंकि समीकरण में हमारे पास प्लस है तो अर्ध समीकरण बनाकर हम इसको सोल्व करेंगे। अर्ध समीकरण बनाने पर तो अर्ध समीकरण बनाएंगे तो v क्या लेंगे u और यहाँ पे हम लेंगे v = at। तो v क्या है अंतिम वेग और u क्या है प्रारंभिक वेग। अब वेग चाहे कोई सा भी हो, जैसे मैंने आपको बताया लंबाई छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, लंबाई की विमा क्या होगी l। द्रव्यमान छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, विमा क्या होगी m। इसी तरह से वेग चाहे अंतिम हो या प्रारंभिक हो या कोई सा भी वेग हो, वेग की विमाएं समान होगी और वेग की विमा क्या होती है L1 t-1 और प्रारंभिक वेग है तो भी विमा क्या होगी L1 t-1। तो दोनों की विमाएं समान है, LHS RHS क्या है इक्वल है। इसी तरह दूसरे पद की बात करते हैं तो वेग की विमा क्या होगी, वेग की विमा हमारे पास यहाँ पर है L1 t-1। ठीक है, अब हम बात करते हैं त्वरण की। त्वरण की विमा क्या होती है L1 t-2 और समय की विमा क्या होती है t1। तो यहाँ पे देखो t की पावर -2 और t की पावर +1, तो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो L1 t-1 तो आंसर आएगा L1 t-2 + 1। तो L1 t-1 = L1 t-1। तो यहाँ पे भी LHS RHS क्या है इक्वल है। तो हम कह सकते हैं ये जो सूत्र है विमीय विधि के अनुसार सही है। उसके बाद मैंने आपको कहा था y = जैसे x, तो लंबाई में लंबाई को जोड़ सकते हैं या लंबाई को घटा सकते हैं। वेग द्रव्यमान में द्रव्यमान को जोड़ सकते हैं या द्रव्यमान को घटा सकते हैं। तो हमारे पास समीकरण ये है v = u। तो ये क्या है वेग, तो वेग में हमने क्या जोड़ा at। तो वेग में वेग को जोड़ सकते हैं या वेग को घटा सकते हैं। तो यहाँ पे जो at हमने जोड़ा है +at, ये भी एक वेग है, इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, देखो हम यहाँ लेते हैं 80, तो v = हम ले लेते हैं 80, यहाँ से ले आए v = 80। तो त्वरण क्या होता है वेग बटा समय। तो वेग को मैं लिख देता हूँ v और समय को लिख देता हूँ t, और यहाँ पे ये t पहले से मौजूद है, t से t कैंसिल, तो v = क्या आ गया, v = आ गया v। तो v = हमारे पास स्टार्टिंग में क्या था, v = था हमारे पास u। ये भी वेग है और ये भी वेग है। अब इसमें हमने at जो ऐड किया है वो हमने वेग ही ऐड किया है। त्वरण और जो है हमारे पास समय का गुणनफल वेग के बराबर ही होता है। यहाँ से समझ लो, देखो त्वरण = होता है वेग बटा समय। तो मैं अगर वेग निकालना चाहूँ तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो वेग = हमारे पास आएगा त्वरण = समय। आगे बात समझ में, तो वेग को क्या लिखेंगे, v लिख लो, u लिख लो और त्वरण a और समय t। तो वेग में वेग ही जोड़ सकते हैं और वेग ही घटा सकते हैं। समझ में आ गया वो आपके। दूसरा फॉर्मूला लेते हैं। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या है, देखो दूसरा
दूसरा फॉर्मूला हमारे पास होगा गति का दूसरा नियम s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो देखो अर्ध समीकरण बनाएंगे तो सबसे पहले लेंगे s इक्वल टू ut और दूसरी समीकरण लेंगे s इक्वल टू हाफ at स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए इन सभी के नाम। s मतलब दूरी, u मतलब प्रारंभिक वेग, t मतलब समय, a मतलब त्वरण और t मतलब समय। तो हम क्या करेंगे, दूरी की विमा क्या लेंगे L1 और वेग की विमा क्या होती है L1 t माइनस 1 और समय की विमा क्या होगी t प्लस 1। t माइनस 1 t प्लस 1 कैंसिल, तो विमा आ जाएगी L1 इक्वल टू L1। तो LHS RHS की विमा क्या है, समान है। इसी तरह इसकी विमा हम निकालेंगे तो हम लिखेंगे s इक्वल टू at स्क्वायर। आपको समझ में आ गया होगा at स्क्वायर क्यों लिया है, क्योंकि संख्या की विमा नहीं होती। यहाँ लेंगे L1 और वेग की त्वरण की विमा होगी L1 t माइनस 2 और समय की विमा क्या होती है t और t स्क्वायर यहाँ ले लेंगे t की पावर प्लस 2। तो t की पावर माइनस 2 t की पावर प्लस 2 कैंसिल, तो L1 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा L1। LHS RHS समान है, इसका मतलब क्या है कि बीमीय विधि द्वारा ये जो सूत्र है वो सत्य है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, देखो s इक्वल टू हमारे पास ut है, तो ये क्या है दूरी, तो ये भी हमारे पास दूरी होगी। देखो ध्यान से s इक्वल टू वेग, तो वेग को हम क्या ले सकते हैं, वेग को हम ले सकते हैं दूरी बटा समय या विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन को मैं लिख लूं x लिख लो x अपॉन यहाँ पे लिखूंगा t इनटू t, तो t से t कैंसिल, तो s इक्वल टू x। तो s दूरी, लंबाई, विस्थापन कुछ भी मान लो, ठीक है, वेग, टाइम, त्वरण और टाइम। तो ये भी विस्थापन और ये भी विस्थापन, ये भी लंबाई, ये भी लंबाई, दोनों इक्वल। इसी तरह से इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं s इक्वल टू at स्क्वायर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमने क्या कहा, ut है मतलब वेग इनटू समय का गुणनफल है, तो ये भी वेग इनटू समय का गुणनफल है। कैसे पता करेंगे, देखो at स्क्वायर है तो मैं इसको क्या ले सकता हूँ, त्वरण को लिख सकता हूँ वेग बटा समय इनटू t स्क्वायर। तो एक t से एक t कट जाएगा, फिर आ जाएगा ut। आई बात समझ में, वेग और त्वरण का जो स्क्वायर, वेग और त्वरण का जो गुणनफल है वो दूरी के बराबर है। तो यहाँ पे वेग और समय का गुणनफल है, इसमें हमने यहाँ जो 8 दिया है at स्क्वायर, ये भी क्या है वेग और समय का गुणनफल, और वेग और समय का जो गुणनफल है वो दूरी के बराबर होता है। क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, वो है गति का तीसरा समीकरण। गति का तीसरा समीकरण क्या होता है, देखो गति का तीसरा समीकरण हमारे पास है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अंतिम वेग का स्क्वायर, प्रारंभिक वेग का स्क्वायर और त्वरण और विस्थापन। तो अर्ध समीकरण बनाओ v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर और यहाँ पे लेंगे v स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो वेग की विमा होती है L1 t माइनस 1 का स्क्वायर, ये भी वेग है L1 t माइनस 1 का स्क्वायर, तो विमा आ जाएगी L2 t माइनस 2 इक्वल टू L2 t माइनस 2। आई बात समझ में, LHS RHS यहाँ पे बराबर है। आगे बात करेंगे v स्क्वायर इक्वल टू as, समझ गए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो को इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि नंबर की विमा नहीं होगी। यहाँ पे ले लेते हैं L1 t माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे लेंगे हम L1 t माइनस 2 त्वरण की विमा, और लंबाई की या विस्थापन की विमा क्या होती है L1। ये हो जाएगा L2 t माइनस 2 और ये भी हो जाएगा L2 t माइनस 2। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि LHS RHS बराबर है। ये भी जो समीकरण है ये बीमीय विधि द्वारा सत्य है, सही है। अब हम बात करते हैं e स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या है u स्क्वायर। तो u स्क्वायर क्या है, वेग, तो वेग का स्क्वायर। हमने यहाँ पे s जो ऐड किया है इसमें, ये भी वेग का स्क्वायर है। देखो कैसे हम पता करते हैं, 2as, तो as तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ये क्या होता है वेग बटा समय, तो वेग बटा समय, और ये हो गया हमारे पास विस्थापन दूरी। तो यहाँ पे हम लेंगे वेग और ये ले लिया मैंने विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन बटा समय क्या होता है, वो होता है वेग, तो u इंटू यू, तो आंसर आ जाएगा u स्क्वायर। तो बात समझ में आ गई होगी, वेग में वेग जोड़ सकते हैं या वेग ही घटा सकते हैं। तो इस प्रकार हम सूत्र की सत्यता की
जांच कर सकते हैं। बीमीय विधि द्वारा नंबर की संख्या की विमाएं नहीं होती है। आगे होगा आपको समझ में, इसके बाद हम कल पढ़ेंगे।